हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है क्लास 12th का चैप्टर 7th अल्टरनेटिंग करंट। और उसमें जो है वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। क्लियर। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके लिए हम लोग ने देखिए इसके पहले जो चीज़ें पढ़ी थी वो जाना था कि एसी आखिर क्या होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और उसको क्यों प्रिफर किया गया डीसी के कंपैरिजन में। क्लियर। तो अब देखिए, अभी तक आप लोग ने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक बैटरी है जो कि एक वोल्टेज सोर्स है और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे एक रजिस्टर से ऐसे लगा देते हैं और इस रजिस्टर की वैल्यू अगर आर है और फिर अगर हम देखें कि इस पे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो वो होता है आई करंट फ्लो होता है, जिसको कि हम लोग ओम्स लॉ से वी बाई आर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देखी थी। फिर अब हमें पता है कि जब हम ऐसा करते हैं बैटरी के साथ तो करंट इतना निकल कर आता है। तो सेम चीज अगर हम करें किसके साथ, रजिस्टर में एसी लगाकर, तो फिर क्या क्या हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस पूरे चैप्टर पे हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रॉडली आइडिया दे देता हूं जिससे कि चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना यहाँ पर चीज़ें लगेंगी कि बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बट वो एक्चुअली बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं है। सिंपल सा, जैसे ये हमारी एक हेडिंग है, क्या है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, यानी कि एसी वोल्टेज जैसे यहां पर हमारे पास बैटरी थी वैसे ही यहां पर अब हमारे पास क्या है, एक ऐसा सोर्स है जो कि प्रोवाइड कर रहा है ईएमएफ या वोल्टेज, और ये वोल्टेज कैसा है, अल्टरनेटिंग है। ठीक है, यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो यहां पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पोलैरिटी डिफाइन थी है वैसे यहाँ पर पोलैरिटी डिफाइंड नहीं है, पोलैरिटी अल्टरनेटली जो होती है वो चेंज होती है। क्लियर, इस तरीके से। तो जब हमने ऐसे सर्किट पे लगाया तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने वी लगाया था, फिर आई फाइंड किया था और साथ में उसके रजिस्टर था, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। इसी पर आगे हम लोग जाकर क्या निकाल सकते हैं, पावर, जो कि आई स्क्वायर आर आ जाता है। यानी कि अगर आप देखिए तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले वोल्टेज को देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसको अप्लाई कहां किया, यानी कि रेजिस्टेंस जैसे देखा। उसके बाद फिर उसकी वजह से करंट जो निकल कर आया, ठीक है, करंट वो उसको निकाला, इस केस पे बता रहा हूं। फिर और हम लोग क्या इस पे निकाल सकते हैं, वो निकल कर आ जाती पावर। ठीक है, पावर। तो ये चार चीजें हो गई। एक और चीज, जब यहां पर आते हैं हम लोग एसी में आते हैं तो एसी में एक और चीज हम देखते हैं जो कि होता है फेजर डायग्राम। क्या होता है, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, फिर अगला एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, उसके अगला एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले रजिस्टर पर, फिर इंडक्टर पर, फिर कैपेसिटर पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद इन तीनों पर एक साथ अप्लाई कर देंगे, इन तीनों पर एक साथ अप्लाई कर देंगे, जिसको कि एलसीआर सर्किट भी कहते हैं। एलसीआर सर्किट में एक साथ जब अप्लाई करते हैं एसी को तो फिर क्या चीजें निकल कर आती है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक में जब भी हम लोग एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, चाहे रजिस्टर में करें, चाहे इंडक्टर में करें, चाहे कैपेसिटर में करें, चाहे एलसीआर में करें, हर एक में एसी अप्लाई करने के बाद, एसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमें उसके वोल्टेज का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, करंट, पावर और फेजर डायग्राम। तो इन्हीं 5 चीजों को कैलकुलेट करेंगे बार 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 बार। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे कैलकुलेट करेंगे इन 5 चीजों को, जब हमने रजिस्टर में एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया। उसके बाद जब अगला टॉपिक आएगा हमारा इंडक्टर का, तो एसी वोल्टेज को इंडक्टर पे अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे इन्हीं 5 चीजों को, फिर कैपेसिटर पे भी इन्हीं 5 चीजों को और एलसीआर में भी इन्हीं 5 चीजों को देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा रेजोनेंस वगैरह वाली चीजें आती हैं, तो रेजोनेंस के बाद फिर आ जाता है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्लियर। तो ये बात समझ गए। कैलकुलेशन हम चाहे जैसी करते रहें बीच में, चाहे डेरिवेशन चाहे जैसा हो, हमें निकालना इन्हीं 5 चीजों को है। और आप इनको जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते थे तब भी इन्हीं चीजों को निकालते थे, बस इसको छोड़ के, फेजर डायग्राम को छोड़ के, बाकी चीज तो निकालते ही थे। ठीक है, और दूसरी चीज जो इनके एक्सप्रेशंस हैं वो
इन्हीं एक्सप्रेशन का यहां पर भी यूज होगा, बट कैसे यूज होगा, किस तरीके से यूज करेंगे, आइए अब उनको देखते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। क्या करना है, हमें इन 5 चीजों को हर बार निकालना है। इसी से हमारी सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं इस डिवाइस की। ठीक है, जब इस पे ये एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्लियर, यहां तक बात क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई तो ये चैप्टर बस फिनिश है। अगर आपके दिमाग में बैठ गई कि ये 5 चीजें हमें बार बार कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो तरीके होंगे वो लगाना है हमें, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो तरीके होंगे उसको लगाना है, इसके लिए जो तरीके होंगे उसको लगाना है, इसके लिए जो तरीके होंगे इसके लगाना, पर निकालना यही 5 चीजें हमें बार बार। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसी को ही हम लोग इसी ध्यान में रखते हुए आगे चीजें कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि एक एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स हमारा ऐसे डिफाइंड होता है, ये जैसे कि वो हमारा डीसी सोर्स ऐसे बना देते थे ना हम लोग, ऐसे बैटरी बना देते थे, यहाँ एक सेल बना देते थे या बैटरी बना देते थे। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके का सिंबल बनता है और यहाँ पर अंदर एक अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का एक साइन वेव छोटी सी बनी होती है, एक वेवलेंथ। क्लियर, इसको हमने अप्लाई किया किस पे, रजिस्टर पर, तो ये हमारा बन गया सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इस पे जो वोल्टेज होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ जाएगा V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा हो गया अप्लाइड वोल्टेज का एक्सप्रेशन, जहां पर कि जो VM है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं पीक वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीक वोल्टेज, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ये क्योंकि एक तरीके का एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड भी हम लोग कह देते हैं इसको। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। क्लियर ये चीज। उसके बाद ये यहां पर जो ओमेगा होता है, ओमेगा हमारा ये इस एक्सप्रेशन में ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक है, ओमेगा टी मिलकर ये यहां पर साइन का एक एंगल फॉर्म करते हैं। तो ओमेगा क्या है, यहां पर ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस चीज की, इस अप्लाइड एसी वोल्टेज की। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो एसी वोल्टेज होता है वो इस तरीके से घटता बढ़ता है, उसकी वैल्यूज घटती बढ़ती हैं, बताया था, याद आया। और साथ ही में पोलैरिटीज भी चेंज होती हैं। तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है, तो 1 सेकेंड में वो कितने साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं, उससे निकलकर आ जाती है फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी में जब 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलकर आ जाती है। ठीक है, और ओमेगा टी जो होता है हमारा वो एंगल के बराबर होता है, इसी वजह से यहां पर साइन थीटा की जगह पर ये ओमेगा टी रखा हुआ है, साइन ओमेगा टी। यानी कि हमें अगर पता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम टाइम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वोल्टेज एट टाइम टी। ठीक है, देखिए ये रिप्रेजेंट हो रहा है वोल्टेज एट टाइम टी, ये हमारा साइन लिखा हुआ है इस जगह पर, तो साइन ओमेगा टी ये हो गया। क्लियर, ये हमारा हो गया अप्लाइड वोल्टेज। तो किसी भी टी टाइम पर हम लोग V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये यहां पर हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज है। इसको हम लोग ने इस तरीके के एक्सप्रेशन जब हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे तब भी देखा होगा, जब वेव या ऑसिलेशन पढ़े होंगे तब हमने ये एक्सप्रेशंस देखे हैं इस तरीके के। ठीक है, तो यहां पर भी एक तरीके क्या है, वेव ही फॉर्म होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा अप्लाइड वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को अप्लाई कहां किया गया है, इस वोल्टेज को अप्लाई किया गया है इस रजिस्टर के क्रॉस, तो जो पहली चीज थी हमारी वोल्टेज फाइंड करने की, तो वो हमें पता चल गया कि हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और आप इसको याद कर लीजिए, यही वोल्टेज अप्लाई होता है हमेशा जब भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कहीं पर भी। तो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा, ये हो गया साइन ओमेगा टी, हो गया अप्लाइड वोल्टेज। उसके बाद रेजिस्टेंस निकालते, तो देखिए ये सिंपल सा यहाँ पर रजिस्टर R लगा हुआ है, तो इस सर्किट में और कहीं पर किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है।
यहाँ पर ये जो वायर्स हैं इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ये रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, आर हो गई। कितनी वैल्यू हो गई, आर हो गई। क्लियर। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको लिख दीजिए, वो हो गई आर, यानी कि आर की वैल्यू निकाल ली हम लोग ने, आर। ठीक है। उसके बाद आता है करंट। क्या आता है, हमें करंट निकालना होता है ना, करंट। ठीक है। तो अब करंट निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए यूज करेंगे हम लोग सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पहले। ठीक है। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज यहां तक समझ पे आ गया। उसके बाद आगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज ड्रॉप का अक्रॉस द क्लोज लूप वो बराबर होता है जीरो के। ठीक है। एल्जेब्रिक जो यहाँ पर हम सम करेंगे वोल्टेज ड्रॉप का अक्रॉस द लूप, वो हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हम ऐसे लिखें तो ये बराबर हो जाएगा जीरो के। ठीक है। ये जीरो के बराबर जैसे ही होगा तो अब यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं सिंपली कि जैसे ये लिखते थे ना V इज इक्वल टू आई आर, ये कैसे निकल कर आ रहा है, यानी कि हमने V वोल्टेज अप्लाई किया था इस रजिस्टर R पे और उस पर करंट I डेवलप होता है, ये किया था ना। तो यहां पर भी एक्सप्रेशन ऐसा ही लिखेंगे। तो जब इस एक्सप्रेशन पर हम लोग चीजों को पुट करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ये है हमारा। ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, इस पे हम चीजों को पुट करें तो देखिए जो V है, V की जगह पर ये वाला वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि Vm साइन ओमेगा टी लिख दिया जाएगा V की जगह पर। तो ये आ गया V की जगह पर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है। Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू, उसके बाद यहां पर जो करंट है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि यही तो फाइंड करना है, करंट की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। फिर रेजिस्टेंस आर हो गया। तो इसको जब डिवाइड पे ले आएंगे इस तरफ और पूरे एक्सप्रेशन को एक्सचेंज कर देंगे तो मतलब एक तरीके से ऐसे लिख रहे हैं कि Vm बाई आर साइन ओमेगा टी, ये लिख दिया। तो यहां से हमारा जो आई है वो निकल कर आ गया कितना, आई एम साइन ओमेगा टी। ये कैसे निकल कर आया, हम लोग ने क्या किया, जो ये एक्सप्रेशन था Vm बाई आर, Vm बाई आर को लिखा है आई एम। क्या लिखा है, आई एम। क्लियर ये बात यहां पर। तो इस तरीके से निकल कर आ गया हम लोग का Vm क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज या वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो दे देता है हमें क्या, करंट की वैल्यू। वो भी कौन से करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, कि इस सर्किट में मैक्सिमम इतनी करंट की वैल्यू फ्लो होगी, बाकी तो घटती बढ़ती रहती है और किस हिसाब से घटती बढ़ती है वो उसका भी एक्सप्रेशन हमारा निकल कर आता है ऐसा। ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू घट बढ़ रही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आई एम इंटू साइन ओमेगा टी किया। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू समय के साथ चेंज होती है, जिसका इसके पर मल्टीप्लाई होने से किसी टी टाइम पर जो करंट की वैल्यू है वो भी हमें चेंज होती हुई मिलेगी। ठीक है। तो जो करंट का एक्सप्रेशन निकल कर आया वो क्या निकल कर आ गया, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट यहां पर, ये चीजें निकल कर आ गई। ओके। अब यहां पर हम लोग ने करंट फाइंड कर लिया और साथ में ये एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा, ये किस चीज का एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज को रिलेट करता है। ठीक है। एक तरीके से ओम्स लॉ से, एक ओम्स लॉ ही है हमारा। तो ओम्स लॉ हमारा एसी करंट हो चाहे डीसी हो, मतलब एसी हो चाहे डीसी हो, वहां पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हम लोग देखें अगर वोल्टेज और करंट को, देखो वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है हमारा और करंट का एक्सप्रेशन ये है। यहां पर भी साइन ओमेगा टी मौजूद है और यहां पर भी साइन ओमेगा टी मौजूद है। क्लियर। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम, जो कि है ये फेजर डायग्राम है ये। तो देखिए यहां पर इस फेजर डायग्राम को समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए फेजर डायग्राम का इस्तेमाल अभी भले ही आपको लग रहा हो कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, बट जब हम लोग इंडक्टर के केस में पढ़ेंगे तब वहां पर चीजें समझ पे आएंगी कि आखिर क्यों यूज कर रहे थे। ठीक है। बट अभी के लिए इसको आप रिलेट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। तो देखिए यहां पर
v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज लिखूं किसकी किसकी, v की और i की t के साथ, ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं क्या करता हूं, बाकी चीजें इरेज कर देता हूं, और ये जो हमारा है v और i, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए किसी वैल्यू का, मान ले, ठीक है। तो देखिए, लेट अस सपोज कि यहां पर जो हमारा ये है v है, v जो है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, ये है यहां पर। उसके बाद जो i है वो है i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। मान लीजिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की वो है 10 वोल्ट्स। कितनी है? 10 वोल्ट्स। एक एग्जांपल करके आपको मतलब बताता हूं मैं। यहां पर हमने एक रजिस्टर पर अप्लाई किया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो है 10 ओम्स, ठीक है, 10 ओम्स है लेट अस सपोज, और इसको अप्लाई किया है हमने यहां पर 5 वोल्ट्स पर, ठीक है। इसको 5 वोल्ट या 10 वोल्ट 20 वोल्ट्स कुछ भी लेना हो ले लीजिए। मैक्सिमम जो है यहाँ पर वीएम की वैल्यू वो है 20 वोल्ट्स, ठीक है। अब इन चीज़ों को यहाँ पर पुट करते हैं और बनाते हैं, तो वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 साइन ओमेगा टी। तो अब करंट कैसे निकल कर आएगा, हम जानते हैं जो आई एम है यहाँ पर वो है वी एम बाई आर, यही था ना। तो यहाँ पर वी एम की वैल्यू रख देंगे 20 और आर की वैल्यू है 10 ओम्स और साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा हमारा 2 एम्पियर, यानी कि ये साइन ओमेगा टी आई, यानी कि जो आई एम की वैल्यू हो गई वो हो गई 2 एम्पियर, ठीक है। आई एम की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम करंट इतना जा सकता है। अब देखिएगा खेल, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ये वाला v का, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं t के साथ, यहां पर t की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी और यहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू, और उसके बाद फिर यहां पर v की वैल्यू और i की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लियर हो गया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। क्योंकि अगर एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद फिर जो भी आगे बताया जाएगा इसी से रिलेट करके मैं बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो भले ही अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा हो देखने में, बट चीजें समझ पे आनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो यहां पर जब हम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जो हम लोग का ओमेगा है उसकी कुछ वैल्यू है, तो t इक्वल टू जब 0 ले रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 लेने पर यहां पर जो हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और v भी मिलेगा 0, और जो i होगा वो भी 0 मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर t इक्वल टू 0 यानी कि ओमेगा t की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो इस एक्सप्रेशन पर जब हम लोग साइन 0 रखेंगे तो 20 इंटू 0 कितना हो गया, v की वैल्यू 0। बात समझ पे आई? मैक्सिमम वोल्टेज तो है बट उसकी वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद ठीक है, तो लेट अस सपोज यहाँ पर t इक्वल टू t1 पर जो वैल्यू है वो ओमेगा t की वो है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पे जब हम लोग रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। क्लियर? पाई बाई 4 को अगर हम डिग्रीज पे देखें तो ये हमारा 45 के बराबर होता है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर? तो ये 1/√2 यानी कि यहां पर अब देखिए जो साइन ओमेगा यहां पर इसकी वैल्यू है वो हो गई। अब जो Vm है यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था हमारा वो था 20 इंटू 1/√2 हो जाएगा, और यहां पर भी 20 इंटू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20/√2, और यहां पर भी हो जाएगी 20/√2। उसके बाद जब t इक्वल टू हमने ऐसा लिया t इक्वल टू t2 जहां पर कि पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 में जो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, यानी कि जो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20 के बराबर, 20 यानी कि Vm के बराबर, क्योंकि साइन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 1 है, तो इस जगह पर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 20 इंटू 1 यानी कि 20, और यहाँ पर ये 2 है, सॉरी ये यहाँ पर 2 है, तो ये ऐसा 2/√2। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा मिलेगा, और ये मिल गया हमें 2, ये है क्या Im की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। उसके बाद फिर अगर t इक्वल टू 3 लें
यहाँ पर कि पाई बाई 2 के बाद एक ऐसी वैल्यू है जहां पर कि ये फिर से घट रहा है, ठीक है, इस जगह पर, बट अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि यहाँ पर -1/√2 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से -20/√2 आ रहा है, और इधर से -2/√2 आ रहा है, और उसके बाद t = 4 पर ये हमारा जो पाई बाई 2 था वो यहाँ ऐसा चेंज हो गया कि आगे जाकर ये फिर से हमें क्या हो गया, ये हमारा 3π/4 है इस जगह पर, और यहाँ पर ये पाई हो गया, तो पाई पर फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो पाई पर फिर से जाकर वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर ये फिर से क्या मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा अभी, ठीक है, तो ये 1/√2 हो गया, 20/√2 हो गया, और 2/√2 हो गया, तो ये हुआ 0, और यहाँ पर फिर से हमें 0 मिलेगा, फिर से 0 मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज को मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या करूं, ग्राफ, एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ करूं, एक ही मतलब कार्टेशियन प्लेन में, तो यहां इस पॉइंट पर अगर मैं 20 वोल्ट्स लिख रहा हूं, मतलब 20 रीडिंग है, तो यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब मैं वोल्टेज को अगर इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं, तो देखो t = 0 पर, t = 0 पर 0, ठीक है, t = 0 पर 0, और t = 1 पे 1/√2, फिर t = t2, यानी तो पर हो गया मैक्सिमम, क्या हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर घटा और फिर 0 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक को मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। अब सेम वेरिएशन देखने को मिल रहा है करंट के साथ, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, जैसे जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा था वैसे वैसे करंट भी, जैसे हमने देखा कि t = 0 पर करंट की वैल्यू 0 थी, और t = t2 यहां पर जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम हुई करंट की, यानी कि ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, बात समझ पे आई। फिर उसके बाद सेम चीज यहां से ऐसे रिपीट हो जाएगी ऐसे जाकर, और जो ये करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज है और करंट है ये सेम फेज पर है, सेम फेज, यानी कि देखिए यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह पर, दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये जो ये है, ये इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सेम फेज। और जब इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि उन पे कितना फेज डिफरेंस है, यानी कि देखिए फेज जो होता है एक्चुअली वो ये जो अंदर इस ब्रैकेट के होता है ये होता है हमारा, तो इसमें कितना डिफरेंस है, देखिए अभी तो दोनों में सेम है, ω/t दोनों में फेज सेम है, और ऊपर से ये साइन के यहाँ पर फंक्शन है, तो sin ω/t दोनों में फेज कैसा चल रहा है हमारा, सेम चल रहा है, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग से हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से करंट भी बढ़ रहा है फिर घट रहा है। और यहाँ पर एक चीज और आपने देखी कि जो करंट की वो वैल्यू होती है वो वोल्टेज से कम होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं, इसी को हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं, जो थ्रू आउट द प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से वोल्टेज और करंट पे वेरिएशन है और उनके बीच फेज का कैसा रिलेशन है। यानी कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जिस वेरिएशन से वोल्टेज बढ़ रहा है उसी वेरिएशन से करंट भी बढ़ रहा है। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि और क्या क्या होता है। तो जब हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह भी समझ पे आ जाएगा कि और कैसे वेरी कर सकती हैं चीजें, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ पे आया। अब हम लोग चलते हैं वापस और जो फेजर डायग्राम था हमारा इसको समझते हैं, ठीक है। तो यही है कि यहां से यहां तक, जब यहां से वैल्यू यहां तक जा रही है तो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जाने में ये ऐसे मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है पाई पर, फिर यहां से 2 पाई तक ये इस जगह पर ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर यहां पर जाकर 0 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो आप ब्रेक कर सकते हैं कि ये इस जगह पर ये π/2 है, ठीक है, ये पाई है और ये तो ये π/2 पाई और यहां पर हमारा हो गया 3π/2 और ये 2 पाई, ठीक है। इसको और छोटे में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर π/4 हो जाएगा, यहाँ पर 3π/4 हो जाएगा और इसी तरीके से चीजों को हम लोग और यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स पे ब्रेक करके देख सकते हैं। बट कहने का मतलब ये कि जिस हिसाब से वोल्टेज वेरी कर रहा है उसी तरीके से यहाँ पर करंट वेरी कर रहा है और यहाँ पर देखिए कि जो Vm की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Im, ठीक है। ये चीज यहां पर निकल कर आई। तो ये है हमारा क्या, फेजर डायग्राम। क्लियर, ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। अब इस पे
आती है बात किस चीज की, हमने देखिए V फाइंड कर लिया, I फाइंड कर लिया, R फाइंड कर लिया और फाइंड कर लिया, मतलब देख लिया इसका फेजर डायग्राम। अब बचा इसका पावर, क्या बची है, पावर। तो बस निकालिए पावर। पावर यहां पर जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। क्या है, आई स्क्वायर आर। क्लियर। तो ये जो आई स्क्वायर आर है, इस आई स्क्वायर आर को हम लोग को कैसे इस्तेमाल करना है, सिंपली जो करंट का हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया था, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसका और R जो है वो R का एक्सप्रेशन यहां पर हमें यूज करना होगा। ठीक है, फिर हम लोग इस पे पावर को फाइंड करेंगे। बट उसके पहले आप देखिए एक चीज को कि ये जो है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये कैसे हो रहा है। यहां पर देखिए, ये जो जब यहां पर जीरो है तो मान लीजिए ये पॉजिटिव इधर और ये नेगेटिव है, तो यहां से लेकर यहां तक जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक साइकिल पर जो पोलैरिटी है वो ऐसी है, पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो ये एक साइड पर पीक किया, उसके बाद दूसरे साइड पर पीक किया। निगेटिव का बस मतलब ये है यहां पर कि निगेटिव साइड पर ऐसे ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब कि जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, बात समझ पे आई। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर हम लोग देखें कि ओवर द साइकिल, यानी कि यहां से यहां तक देखें तो कैसा लग रहा है हमें कि जो वोल्टेज है पहले तो ऐसा था, उसकी पोलैरिटी ऐसी थी, फिर उसके बाद आधी बाकी जो बची साइकिल थी उसमें पोलैरिटी ऐसी हो गई। यानी कि अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल पोलैरिटी देखें इसकी, मतलब ओवरऑल वोल्टेज देखें ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो हमें लग रहा है कि जीरो आ रही वैल्यू, यानी कि जो एवरेज वैल्यू होती है इसकी वो होती है हमारी जीरो। तो एवरेज वोल्टेज अप्लाइड जो होता है यहां पर, एवरेज वोल्टेज ओवर द साइकिल जो अप्लाइड वोल्टेज यहां पर होता है वो कितना होता है, जीरो। और इसको आप मैथमेटिकली भी ऐसे देख सकते हैं कि जब आप इसका वी एम साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसे ये एवरेज का साइन होता है, तो जब आप इसको एवरेज फाइंड करेंगे तो ये देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आप बन जाएगा साइन ओमेगा टी एवरेज वैल्यू। और ये जो चीज है ये क्योंकि हमारी क्या है, एक चेंजिंग वैल्यू है, तो साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू हमारी निकल कर आती है वो निकल कर आती है जीरो। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है जीरो। आप इसको याद कर सकते हैं अगर आप निकाल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मैथ्स के स्टूडेंट नहीं और आपको निकालना नहीं आता है तो आप इसको याद कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी जो होती है वो होती है जीरो। क्यों, सिंपली आप देखिए कि जितना पॉजिटिव में है उतना ही निगेटिव में है, ये साइन का ही ग्राफ है, तो जितना पॉजिटिव में उतना ही निगेटिव में, तो इसकी एवरेज जो वैल्यू होती है मतलब कि जितना दिया उतना वापस ले लिया, कुछ ऐसा, तो ये होती है जीरो। इसी तरीके से जो करंट की हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वो भी निकल कर आएगी कितना हमारा, यहां पर वी एम इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये भी आई एम इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ओवर द कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल पर जो करंट की वैल्यू होती है सर्किट में वो जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, फिर वहां पर बढ़ती घटती है। यानी कि ये और ये मिलकर माइनस हो जा, एक दूसरे कर देते हैं और एक कंप्लीट साइकिल पे जीरो वैल्यू निकलकर आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब यहां पर दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या आना चाहिए कि एक कंप्लीट साइकिल पे अगर वोल्टेज जितना हम सर्किट को दे रहे हैं, यानी कि ये जो सोर्स जितना वोल्टेज दे रहा है उसको फिर वापस ले रहा है, तो इसकी वजह से, और जो यहां पर करंट है, करंट की जितनी वैल्यू है और उसको वापस मिल जा रही है वहां से इस सर्किट में, यानी कि करंट की वैल्यू ऐसे, तो जितना पॉजिटिव में उतना निगेटिव में। तो क्या ऐसा यहां पर जब हम एवरेज वैल्यू जीरो देख रहे हैं तो ऐसा है क्या कि यहां पर पावर भी किसी तरीके का लॉस नहीं होगा, पावर कंजम्पशन नहीं होगा, कि जब हम यहां करंट की वैल्यू जीरो है तो यहां पर जीरो पुट कर दें तो हमारा जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी।
दिमाग में तो ये आ रहा हो ना कि जब इस सर्किट में एवरेज वैल्यू करंट की 0 है, तो जब यहाँ पर पावर निकालेंगे हम लोग, इस पे 0 पुट कर देंगे और हमारा आंसर 0 निकल कर आएगा, यानी कि पावर खर्च ही नहीं होगी। यहीं पर क्या है, थोड़ा सा खेल है। खेल कैसा है कि यहां पर हमने एवरेज वैल्यू आई की निकाली है, जबकि यहां पर आई स्क्वायर है। यहां पर क्या है, आई स्क्वायर है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग कैसे चीजों को निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। यहां पर भी हम लोग एवरेज पावर ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज पावर ही निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं ऐसे। सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, एवरेज पावर निकालने के लिए जो पावर का फॉर्मूला है उस पे ऐसे लगाते हैं एवरेज। उसके बाद यहां पर इसके अंदर जो आई की वैल्यू है उसको पुट करते हैं, तो ये आ जाता है आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर। ये एवरेज का साइन है, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा एवरेज का साइन या पी मीन। तो ओवर द कंप्लीट साइकिल ये हमारा हो गया। अब यहां से ये जो आई एम है वो तो कांस्टेंट है और ये जो आर है वो कांस्टेंट है, तो आई एम स्क्वायर और आर ये आ जाएंगे बाहर, ये आ जाएंगे बाहर और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर ये जो एवरेज वैल्यू है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की है और यहां पर जो एवरेज वैल्यू थी वो साइन ओमेगा टी की थी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसा, ठीक है। जो साइन ओमेगा टी का वैल्यू ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में जाता ही नहीं है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा, वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी, इसको भी आप याद कर सकते हैं अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, वरना मैथ्स के स्टूडेंट है तो आप इसको निकालिए। मैं निकालने का तरीका बता देता हूं क्या करते हैं। तो यहां पर जो इसकी एवरेज वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी कितनी, हाफ, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की होती है वो होती है हाफ, यानी कि जब हम इसको यहां पर पुट करेंगे वैल्यू हाफ, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए आई एम स्क्वायर आर इंटू 1/2, ठीक है। ये हमारी एवरेज पावर निकलकर आ गई। यहां से फिर हम आगे कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं, जैसे कि आरएमएस वैल्यू को, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यूज क्या होती हैं और फिर हम लोग इस पे देखेंगे कि उसको निकालना कैसे है। इन सब चीजों को हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए यहां तक क्या समझना है आपको कि ये जो P है हमारा एवरेज पावर, उसका एक्सप्रेशन ये निकल कर आ गया 1/2 या फिर सिंपली आई एम स्क्वायर R/2, ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, ठीक है, एवरेज पावर का, ठीक है। इसी एवरेज पावर को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसा करके एवरेज पावर। क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये हम लोग ने देखिए वोल्टेज, करंट, इसका रेजिस्टेंस, फेजर डायग्राम और पावर कैलकुलेट कर ली। और कैसी पावर, एवरेज पावर हम लोग ने कैलकुलेट कर ली। और ये देखा कि भले ही एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो कैसी है, 0 है, बट जो एवरेज पावर है ओवर द कंप्लीट साइकिल, यानी कि यहां से यहां तक जब भी इस रजिस्टर के थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है, भले ही देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो एक बार और दोबारा में करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, बट करंट तो इससे फ्लो हो ही रहा है ना। तो जब करंट इससे फ्लो हो ही रहा है तो ये कुछ ना कुछ उस करंट की वैल्यू को एज अ हीट डिसिपेट करेगा ही करेगा। तो यही है उसका पावर कंजम्पशन जो निकल कर आता है। फिर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग आगे इस्तेमाल करते हुए कुछ वैल्यूज हैं आरएमएस वैल्यूज, उनको हम लोग समझेंगे कि कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, उसका मीनिंग क्या है, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप जो आपको चीजें थी वो समझ पे आई होंगी। और फिर जो ये ग्राफ है उसको हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद समझेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं, ये आखिर आरएमएस वैल्यू है क्या, ठीक है, मीनिंग क्या है उसका। यहां तक समझ पे आ गया ये 5 चीजें, वी, आई, आर और फेजर डायग्राम और पावर का एक्सप्रेशन हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है, क्लियर यहां पर। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।